हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी बताती है रैंडमनेस को या डिसऑर्डरनेस को, या हम कहें अनअवेलेबल एनर्जी। जो एनर्जी वर्क करने के लिए अवेलेबल नहीं होती है उसको हम एंट्रोपी से मेजर करते हैं। तो बेसिकली एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डरनेस होता है, ये हमने पढ़ लिया था। अब देखिए एंट्रोपी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो यहां दे रखा है एंट्रोपी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? वो एक केमिकल रिएक्शन देगा और फिर पूछेगा कि इसमें एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी कम हो रही है या एंट्रोपी सेम है। तो यहाँ पर कैसे पहचाने रिएक्शन को देखकर कि एंट्रोपी में क्या चेंज होगा? तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंट्रोपी इंक्रीज। देखिए एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आपके डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। उसके अलग अलग मैंने आपको फॉर्मेट बताए थे या अलग अलग पैटर्न बताए थे या अलग अलग कंसेप्ट बताए थे। यहाँ पर जब हम इसको केमिकल रिएक्शन के सेंस में देख रहे हैं तो आपको पता है कि सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी लिक्विड की होती है, लिक्विड से ज्यादा गैस की होती है। तो अगर किसी रिएक्शन में गैसेस मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ रही है तो नो डाउट क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ पर गैसेस मॉलिक्यूल की संख्या से आप आइडिया लगा सकते हैं एंट्रोपी चेंज का। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या कंसेप्ट है, गैसेस मॉलिक्यूल्स की संख्या अगर बढ़ेगी, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स अगर इंक्रीज होंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी। कौन कौन सी रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, लिमिटेड सारे नहीं है, कुछ एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना रहा है, हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको फिजिकल स्टेट लिख कर दे, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये आपके सॉलिड है, मेंशन नहीं कर रखा है, पता होना चाहिए आपको। कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हुआ, ये भी सॉलिड होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है। तो आपने क्या देखा कि रिएक्टेंट के साइड जो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल थे वो 0 थे, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में जो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स है उसकी संख्या 1 है। मतलब ओवरऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद दूसरे एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन गैस है, उसको हमने ब्रेक करा, 2 हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं भी करता तो हाइड्रोजन आपको पता है गैसेस फॉर्म में होता है, और हाइड्रोजन एटम क्योंकि एटॉमिक फॉर्म है तो वो नो डाउट क्या होगा, गैसेस फॉर्म में होगा। तो एक गैसेस स्पीसीज से 2 गैसेस स्पीसीज बन रही है, या एक गैसेस मॉलिक्यूल से 2 गैसेस मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ओवरऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल का मतलब जरूरी नहीं कि वो H2 के फॉर्म में हो, H भी है तो उसको हम एज अ मॉलिक्यूल ही कंसिडर कर रहे हैं, हम इसको एज अ स्पीसीज कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल गैसेस स्पीसीज क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये सारे एग्जाम में पूछे हुए एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम में पूछे हुए वो सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी में कमी के एग्जाम्पल कौन से दे रखे हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 क्लोरीन एटम जो है मिलकर क्या बना रहे हैं, क्लोरीन गैस बना रहे हैं, जो कि क्या होगा, गैसेस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आपकी गैसेस स्पीसीज को अगर हम देखें, रिएक्टेंट की साइड 2 है, प्रोडक्ट की साइड 1 है, मतलब ओवरऑल जो गैसेस मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब गैसेस मॉलिक्यूल की संख्या डिक्रीज हो रही है, मतलब एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर जब आप गैसेस मॉलिक्यूल्स की संख्या काउंट करेंगे तो 2 और 1 3, और प्रोडक्ट में कितनी है, 2, मतलब ओवरऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो रही है, कम। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन, तो इसको आप ऐसे मान लीजिए कि डेढ़ मॉलिक्यूल है गैसियस के, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, H2O लिक्विड फॉर्म में। मतलब ओवरऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। डेढ़ से सीधा क्या हो गया, 0। तो जब गैसेस मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो रही है इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज। तो एग्जाम में आरपीएससी ने पूछ रखा है, या तो वो ऐसे देगा कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी बढ़ रही है या एंट्रोपी कम हो रही है, या फिर वो पर्टिकुलर रिएक्शन देगा, वो कहेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए सही स्टेटमेंट है एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी कम हो रही है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, कुछ कह नहीं सकते। इस टाइप से कोई ऑप्शन बनाएगा। तो वहां पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे दे रखा है एंट्रोपी चेंज इन एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के केस में एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, उसके डिफरेंट फॉर्मूले दे रखे हैं। डिफरेंट कंडीशन में वो फॉर्मूले डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सारे हमको ध्यान रखने हैं। देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले अगर हम बात करें एंट्रोपी चेंज इन एन आइडियल गैस, तो ओवरऑल 2 फॉर्म में फॉर्मूले दे रखे हैं।
एक है वॉल्यूम के सेंस में और एक है प्रेशर के सेंस में, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट की बात करें तो डेल एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन इक्वल्स टू, अब देखिए ये नेचुरल लॉग है, इसको अगर हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2.303 एन सी वी लॉग टी टू बाई टी वन प्लस 2.303 एन आर लॉग वी टू बाई वी वन। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे नोटेशन, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, सीवी क्या है मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, टी जो है टेम्परेचर है, T1 मतलब फर्स्ट कंडीशन, T2 मतलब सेकंड कंडीशन, मतलब इनिशियल और फाइनल। वॉल्यूम क्या है इनिशियल और फाइनल। उसी के सेंस में अगर हम बात करें तो एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू, इसको अगर हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें तो 2.303 एन सी पी लॉग टी टू बाई टी वन प्लस 2.303 एन आर लॉग पी वन बाई पी टू। अब यहां पर आप जब प्रेशर के सेंस में ले रहे हो, देखो जब वॉल्यूम के सेंस में ले रहे थे तो सीवी था और प्रेशर के सेंस में ले रहे हो तो सीपी है, ठीक है। मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एन नंबर ऑफ मोल्स हो गया, मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया, लॉग टी टू बाई टी वन। अब बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हो सीवी तब यहां पर वॉल्यूम आ रहा है, और जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर ले रहे हो सीपी तो यहां पर प्रेशर आ रहा है। दूसरी बात टेम्परेचर क्या है टी टू बाई टी वन, दोनों में सेम है टी टू बाई टी वन, और वॉल्यूम सेम है टेम्परेचर के सेंस में वी टू बाई वी वन। लेकिन जब आप प्रेशर ले रहे हो तो प्रेशर वॉल्यूम से अपोजिट चलता है, तो वॉल्यूम V2 बाई V1 है तो प्रेशर क्या हो जाएगा P1 बाई P2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही है कौन सा फॉर्मूला गलत है। अब ये देखा जाए तो फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर कंडीशन लगाऊं तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। कैसे, यहां पर मैंने कहा स्पेशल कंडीशन क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस, स्पेशल कंडीशन मैंने क्या मेंशन करी आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जैसे मैंने आइसोथर्मल कहा मतलब टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब T1 और T2 बराबर है, तो जब T1 और T2 बराबर होगा तो T1 बाई T2 बाई T1 क्या आएगा 1 आएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब वो वाली टर्म क्या हो जाएगी नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो जब आप इन दोनों फॉर्मूले में ये इसको नेग्लेक्ट करोगे तो बची वो फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल एस को आप दो फॉर्म में लिख सकते हो, वॉल्यूम के फॉर्म में और प्रेशर के फॉर्म में। क्या फॉर्मूला लिख सकते हो वहां से आप चेक करो, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, यहां से भी आप कह सकते हो एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। इसको क्या लिख सकते हो 2.303 एन आर लॉग वी टू बाई वी वन। टेम्परेचर वाली टर्म तो हट गई, और प्रेशर के सेंस में देखोगे तो एन आर एल एन पी वन बाई पी टू इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग पी वन बाई पी टू। तो कहने का मतलब है जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस कह रहे हो तो फॉर्मूले में आपको टेम्परेचर दिखना नहीं चाहिए, या तो वॉल्यूम दिखेगा या प्रेशर दिखेगा। 2.303 एन आर लॉग वी टू बाई वी वन या 2.303 एन आर लॉग पी वन बाई पी टू। उसके बाद है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो आप ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं ले सकते क्योंकि इसमें प्रेशर मेंशन नहीं है, फिर आपको यही वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, फॉर्मूला ये वाला रह जाएगा केवल। क्या लिखा हुआ है एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन इक्वल टू 2.303 एन सी पी लॉग टी टू बाई टी वन। क्यों, क्योंकि अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट करा है तो फॉर्मूला फिर आपको प्रेशर वाला ही देना है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर है आपके आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर आपको यही वाला फॉर्मूला काम में लेना है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो बचा क्या एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन इक्वल्स टू 2.303 एन सी वी लॉग टी टू बाई टी वन। अब ये आप देखेंगे तो एक आपके बिना किसी कंडीशन के फॉर्मूला है जिसमें दो टर्म है और दो फॉर्म में है, वॉल्यूम के फॉर्म में प्रेशर के फॉर्म में। उसके बाद आपने तीन अलग अलग कंडीशन पढ़ी, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। तो यहाँ पर काफी सारी कंडीशंस में काफी सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, और आरपीएससी ने इवन स्कूल लेक्चर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फॉर्मूला बेसिकली हम याद नहीं करते, देखिए इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं आते, लेकिन आरपीएससी ने फॉर्मूला पूछ रखा है और एक आध न्यूमेरिकल आ रखे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सारे फॉर्मूले याद नहीं भी रखेंगे तो स्टार्टिंग वाले याद रख लीजिए, कंडीशन आप अपने आप लगा के सारी कंडीशन में फॉर्मूले अपने आप निकाल सकते हैं। आगे दे रखा है एंट्रोपी चेंजेस अकम्पनिंग चेंजेस ऑफ फेस। कहने का मतलब है जब फेस चेंज हो रही है तो वहां पर एंट्रोपी चेंज क्या होगा। फेस का मतलब अलग अलग फेज, वन फेज टू अनदर। अब वो क्या क्या हो सकती है वो देख लेते हैं।
फर्स्ट दे रखा है फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज, मतलब जब आपके सब्सटेंस जो है वो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है तो उस केस में एंट्रोपी चेंज क्या होगा। क्या दे रखा है, डेल एस फ्यूजन इक्वल्स टू डेल एच फ्यूजन अपॉन टी एफ। अब यहां पर अगर हम बात करें कि सॉलिड से जब लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन या मेल्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसका मैं जस्ट अपोजिट कर दूं, लिक्विड से सॉलिड कर दूं, तो वो हो जाएगा आपके फ्रीजिंग। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, जिसको आप मेल्टिंग या फ्यूजन कह सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, डेल एच फ्यूजन इक्वल्स टू डेल एच फ्यूजन अपॉन टी एफ। अब डेल एच फ्यूजन क्या है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की क्या है, मोलर हीट है, और टी एफ क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन। अब इस फॉर्मूले को अगर आपको याद करना है तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म को अगर आप याद करें तो आपने ये देखा था कि आपके जो एंट्रोपी है वो एक तरह से क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के लगभग है। ठीक है, तो क्यू क्या होता है, हीट होता है। अब अगर मैं कंडीशन लगा दूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज है वो एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। ठीक है, तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डेल एच आ जाएगा। तो कंडीशन मैंने क्या करी, कांस्टेंट प्रेशर, तो यहां पर क्यू की जगह क्या आ गया, एच, तो डेल एस फ्यूजन इक्वल्स टू डेल एच फ्यूजन अपॉन टी। तो डेल एस इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल एस फ्यूजन इक्वल्स टू डेल एच फ्यूजन अपॉन टी। ये आपको मैंने बता दिया, डेल एच फ्यूजन क्या है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, और टी एफ क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन। सिमिलरली आगे हम देखते हैं, फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज। अगर हम लिक्विड से वेपर फेज में जा रहे हैं तो प्रोसेस क्या हो रहा है, बॉइलिंग। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, या हम इसको वेपराइजेशन भी कह सकते हैं, डेल एस वेपर इक्वल्स टू डेल एच वेपर अपॉन टीबी। डेल एच वेपर क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, और टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन। ठीक है, अगर वैसे टेक्निकली देखा जाए तो वेपराइजेशन और बॉइलिंग प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जब हम वेपराइजेशन कह रहे हैं तो वहां पर किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन अगर मैं बॉइलिंग कह रहा हूं तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होगी। ठीक है, हालांकि उसमें आप ज्यादा जाएंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। डेल एस वेपराइजेशन इक्वल टू डेल एच वेपराइजेशन अपॉन टीबी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन बेसिक सा एक कंसेप्ट है, डेल एस इक्वल टू डेल एच अपॉन टी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेल एस वेपराइजेशन इक्वल टू डेल एच वेपराइजेशन अपॉन टीबी। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, डेल एच वेपराइजेशन क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद तीसरा दे रखा है फ्रॉम वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू अनदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कार्बन हो गया या सल्फर हो गया, ईटीसी, वहां पर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कहते हैं, डेल एस ट्रांजिशन इक्वल्स टू डेल एच ट्रांजिशन अपॉन टी टी आर। तो डेल एच टी आर क्या है, मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। टीटीआर क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी टेम्परेचर है केल्विन में है, तो थर्मोडायनेमिक्स में जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है। अब कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जब ऑप्शन आता है तो वो आपके डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाता है, तो स्टूडेंट कहता है कि सर आपने तो कहा था केल्विन में होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मूले में जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप वैल्यू केल्विन में ही रख रहे हैं, लेकिन जब आपके आंसर का ऑप्शन आया तो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। कहने का मतलब है फॉर्मूले में आपको केल्विन में ही रखना है या निकालना केल्विन में ही है, उसके बाद भले आप उसको कन्वर्ट कर देंगे यूनिट कन्वर्जन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। एक तो फॉर्मूले में आप किस में पुट कर रहे हैं वो अलग चीज है, और एग्जाम में ऑप्शन में किस में पूछा वो एक अलग चीज है। फॉर्मूले में हमेशा केल्विन में रखना है, एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा तो वो चेंज भी कर सकता है। आगे दे रखा है एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल के ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इरिवर्सिबल जितने भी प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, या एक ऑल्टरनेट टर्म है, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले दे रखा है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो उस केस में क्या है, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में एंट्रोपी में चेंज जो हो रहा है प्लस सराउंडिंग में जो एंट्रोपी में चेंज हो रहा है उसका ओवरऑल सम क्या आ रहा है, 0।
रिवर्सिबल की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए सिस्टम का डेल एस पॉजिटिव है, तो जितना पॉजिटिव चेंज सिस्टम में आ रहा है उतना ही नेगेटिव चेंज क्या आएगा, सराउंडिंग में आएगा। किस केस में, रिवर्सिबल में। तो ओवरऑल जो यूनिवर्स के सेंस में एंट्रोपी चेंज है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ये किसका केस है, रिवर्सिबल का। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या है, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। मतलब जब हम दोनों का मैग्नीट्यूड और साइन के साथ रिजल्ट निकालेंगे तो ओवरऑल एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जीरो से ज्यादा, मतलब पॉजिटिव आएगा। किस केस में, नेचुरल प्रोसेस में या इरिवर्सिबल प्रोसेस में या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। तो अगर आपको याद हो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट किसका, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि यूनिवर्स में जो प्रोसेस हो रहे हैं मैक्सिमम क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। और नेचुरल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो डेल एस यूनिवर्स है, जो कि क्या होता है, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस हो गया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, इसके आगे कुछ टर्म्स दे रखी है, टर्मिनोलॉजी दे रखी है, ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, एक दो एग्जाम में पूछ रखा है। सबसे पहले दे रखा है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है उसका नोटेशन होता है ए। इसका फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल्स टू ई माइनस टी एस। ए का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल्स टू ई माइनस टी एस। ए जो है वो स्टेट फंक्शन है। आप देखेंगे कि बेसिकली दो को छोड़ दीजिए, वर्क को और हीट को, तो 99% आपके सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। और पढ़ते ही हम इसलिए हैं नए नए टर्म्स, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन को स्टडी करना आसान होता है। डेल ए इक्वल्स टू डेल ई माइनस टी डेल एस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके सेंस में लिखते हैं, तो ये तो ए है तो डेल ए आ जाएगा, ये ई है डेल ई आ जाएगा। लेकिन जब आप टी एस को करते हैं तो दो फॉर्म में आता है, टी डेल एस और एस डेल टी। लेकिन हमने कंडीशन क्या लगा दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो डेल टी वाली टर्म तो जीरो हो गई, तो वहां पर क्या बच गया, डेल ए इक्वल्स टू डेल ई माइनस टी डेल एस। ठीक है, अब ये जो माइनस डेल ए है वो किसको बताता है, मैक्सिमम वर्क को बताता है। माइनस डेल ए किसको बता रहा है, मैक्सिमम वर्क को। या फिर आप इसका साइन उधर लिख सकते हैं, डेल ए किसको बता रहा है, माइनस डब्ल्यू मैक्स को। ठीक है, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि ए का फॉर्मूला क्या है और ए को कहते क्या है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी, आपने देखा होगा कि आपके काफी जगह ये गिब्स फ्री एनर्जी आप पढ़ते हैं। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी को आप जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, जी क्या है, स्टेट फंक्शन है। अब सेम जब आप इसको डेल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो जी की जगह डेल जी आ जाएगा, एच की जगह डेल एच आ जाएगा। लेकिन जब टी एस की बात करें तो टी डेल एस और एस डेल टी दोनों आते हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डेल टी वाली टर्म हट गई, क्या बच गया, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये टर्म बच गई। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे आप मान के चलिए कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, क्योंकि आपके स्कूल लेक्चरर में थर्मोडायनेमिक्स के अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन तो बनते हैं। एवरेज अगर निकाला जाए, अभी तक जो पूछे गए आईपीएससी द्वारा, लगभग 10 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस पे बन ही जाता है, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अभी वो आएगा कि क्या क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर जो माइनस डेल जी है वो किसको बता रहा है, डब्ल्यू यूजफुल को। जो यूजफुल वर्क है उसको कौन बता रहा है, माइनस डेल जी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वर्क हो रहा है वो आपके गिब्स फ्री एनर्जी की कॉस्ट पे हो रहा है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, ये बेसिक जो आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन जो है वो इस पे बनता है। क्वेश्चन किससे बनता है, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी या नहीं होगी, उसकी जो जानकारी है वो कौन दे रहा है, आपको डेल जी दे रहा है। ठीक है, डेल जी आपको बता रहा है कि जो रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो सकती है या नहीं हो सकती, उसकी जानकारी आपको कौन दे रहा है, डेल जी। डेल जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज। तो माइनस डेल जी किसके बराबर है, डब्ल्यू यूजफुल के बराबर है। और गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस और डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे दे रखा है मैक्सवेल रिलेशन। अब देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है,
लेकिन अगर आप ये इक्वेशन पढ़ेंगे और यहाँ पर इन इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं या इससे डिफरेंट फॉर्मूले बना सकते हैं, अगर ये आपने सीखा तो ये आपके लिए हेल्प ही करेगा। और बाई चांस अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, या मान लीजिए आप इसके अलावा कोई एग्जाम देते हैं तो वहां पर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेट गेट में तो क्वेश्चन इस पे एक बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मैक्सवेल रिलेशन होता क्या है। तो यहाँ पर मैक्सवेल रिलेशन में आपके 4 इक्वेशन दे रखी है, जिसमें से हो सकता है आपको 1-2 तो वैसे ही याद हो। अभी चेक कर लेते हैं, आपने हो सकता है पढ़ी भी हो, आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी पढ़ रखी है और कौन सी नहीं पढ़ रखी। अब पहली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो डी ई इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। दूसरी इक्वेशन है डी एच इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी। तीसरी इक्वेशन है डी ए इक्वल्स टू माइनस एच डी टी माइनस पी डी वी। और चौथी इक्वेशन है डी जी इक्वल्स टू माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी। अब यहां पर आप देखा जाए तो यहां पर एक तो आपके इंटरनल एनर्जी, जिसको आपने ई से रिप्रेजेंट कर रखा है, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि ई को आप यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो डीई है वो आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीडीएस माइनस पीडीवी। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीडीएस माइनस पीडीवी। ठीक है, दूसरा है आपके डीएच, टीडीएस प्लस वीडीपी। तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि जब आप फॉर्मूले देख रहे हैं तो वहां पर एस और टी साथ में चल रहे हैं, या तो टीडीएस के फॉर्म में या एसडीटी के फॉर्म में, और पी और वी साथ में चल रहे हैं पीडीवी के फॉर्म में या वीडीपी के फॉर्म में। तो अब आपको याद क्या करना है, डीई सबसे ऊपर याद कर लिया, फिर आप ऐसे याद कर लो हैग, एच ए जी। और लेफ्ट में याद करोगे प्लस प्लस माइनस माइनस, यहां लिख देता हूं प्लस 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 माइनस माइनस, और यहां पर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। तो डीई क्या आ जाएगा, प्लस टीडीएस माइनस पीडीवी। अब एक चीज और याद हो गई कि टीडीएस अगर लिखा हुआ है तो प्लस ही होगा और एसडीटी लिखा हुआ है तो माइनस ही होगा। ऐसे ही अगर पीडीवी लिखा है तो माइनस होगा और वीडीपी लिखा है तो प्लस होगा। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, डीई उसके बाद हैग, एच ए जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। टीडीएस माइनस पीडीवी, टीडीएस प्लस वीडीपी, माइनस एसडीटी माइनस पीडीवी, माइनस एसडीटी प्लस वीडीपी। ये आपको 4 इक्वेशन याद हो गई। ठीक है, अब ये 4 इक्वेशन याद करने से होगा क्या, इन 4 इक्वेशन से आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, 2 तरीके हैं। पहला क्या तरीका है, एक तरीका तो ये है कि आपने कोई इक्वेशन ले ली, समझाने के लिए मैंने ले ली डीजी वाली, डीजी इक्वल्स टू माइनस एच डी टी प्लस वीडीपी, ये इक्वेशन है। अब यहां पर मैंने कंडीशन अप्लाइड कर दी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब मैं कोई कंडीशन अप्लाइड करूंगा, अब अप्लाइड कंडीशन कैसे लगानी है कि इस इक्वेशन में आप देखो डी के फॉर्म में क्या आ रहा है, dt और dp। तो इन दोनों में से एक कंडीशन लगेगी, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं लगानी। तो जैसे आपने लगाया कांस्टेंट प्रेशर, तो जैसे ही आपने कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन लगाई तो ये vdp की टर्म क्या हो गई, 0। अब क्या बच गया, dg इक्वल्स टू माइनस एच डी टी। तो dg के नीचे आप dt ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल जी बाई डेल टी। कंडीशन क्या है, p कांस्टेंट है, बच के आ गया राइट हैंड साइड पे माइनस एस। तो ये आपने एक इक्वेशन को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डेल जी बाई डेल टी पी किसके बराबर है, माइनस एस के बराबर। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं दूसरी कंडीशन ले लेता, क्या ले लेता, दूसरी कंडीशन, क्या कंडीशन ले लेता, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या कंडीशन ले लेता, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये लिख देता हूं यहां पर, इसी इक्वेशन की बात कर रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया, अब प्रेशर कांस्टेंट नहीं लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, तो ये टर्म 0 हो गई। तो अब बचा क्या, dg के नीचे p चले जाएगा तो ये आ जाएगा डेल जी बाय डेल पी। ठीक है, डेल जी बाय डेल पी, ये तो आपके टर्म 0 हो गई। कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर, बचा क्या साथ में v। तो इस फॉर्मूले से या इस कंसेप्ट से आप हर इक्वेशन से कितने फॉर्मूले बना सकते हैं, 2। तो टोटल आपके कितने फॉर्मूले आ जाएंगे, 8। ठीक है, एक पैटर्न बता रहा हूं, हालांकि इस पे आपके बहुत ज्यादा सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन एक आपको आइडिया होना चाहिए। आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है। तो एक तो पैटर्न ये हो गया कांस्टेंट कंडीशन वाला। दूसरा ये है कि दूसरे कंसेप्ट में क्या करना है, कांस्टेंट कंडीशन नहीं दे रखी, दूसरे के लिए मैंने दूसरी इक्वेशन ले ली समझाने के लिए।
ये इक्वेशन है, DE इक्वल्स टू TDS माइनस PdV। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको तो आप भूल जाइए। अब आप ये देखो कि एक का साइन प्लस है, एक का माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक तरीके से। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसके नीचे ये और इसके नीचे ये, तो t के नीचे क्या आ जाएगा v, तो क्या आ जाएगा डेल टी बाय डेल वी, और p के नीचे क्या आ जाएगा s, डेल p बाय डेल s। दूसरी बात, इसके साथ जो है उसको कांस्टेंट लगा दो और इसके साथ जो है उसको कांस्टेंट लगा दो। साइन दोनों का डिफरेंट है तो एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। डेल टी बाय डेल वी, डेल p बाय डेल s, t के साथ s कांस्टेंट, p के साथ v कांस्टेंट, और यहाँ पर आ गया माइनस क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। ये दो फॉर्म है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपकी श्रद्धा है, आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो आपकी इच्छा है। आपके बहुत ज्यादा कोई स्पेशली सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा देखिए, मुझे कुछ लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो ही मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, वरना मैं आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाने में बिलीव नहीं रखता। जो टू द पॉइंट आपके काम का है उतना ही पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज इसका होना चाहिए। तो ये आपको 4 इक्वेशन ये हो गई। इन 4 इक्वेशन से, हर इक्वेशन से 2 फॉर्मूले, 8 फॉर्मूले ये हो गए, और 4 फॉर्मूले इस टाइप से हो जाएंगे। तो ये आपके क्या दे रखा है, मैक्सवेल रिलेशन, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो ये बता पाता है कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि वो होगा या नहीं होगा स्वतः। तो यहाँ पर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ब्रैकेट में दे रखा है नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये हमने पढ़ रखा है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं या हम कहें रिवर्सिबल प्रोसेस, वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी चेंज क्या पढ़ा हमने, डेल एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये एक कंडीशन हो गई किसकी, स्पॉन्टेनिटी की। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में कई बार पूछ रखी है। अब ग्रेटर देन 0 कहो या आप इसको पॉजिटिव कहो, 0 से ज्यादा कहो, कुछ भी कह सकते हो, फॉर्म अलग अलग है। तो अगर आपसे पूछते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, तो आप क्या कहोगे, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, या फिर आप डेल एस यूनिवर्स कह सकते हो। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 से ज्यादा होनी चाहिए, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है इन ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। रिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी अनचेंज रहती है। इसका मतलब डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इक्वल टू 0, ये आपकी कंडीशन दे रखी है। तो आपके जो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है वो ये है, ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछ रखी है, ठीक है। रिवर्सिबल की इतनी नहीं पूछ रखी, लेकिन ये कई बार पूछ रखी है अलग अलग फॉर्म में, 0 से ज्यादा होती है, पॉजिटिव होती है, ईटीसी, ठीक है। तो 0 से ज्यादा कह लो या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव, ठीक है, कैसे भी कह सकते हो। तो यहां पर ये दे रखा है डेल एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल एस प्लस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। 3 कंडीशन दे रखी है कि जब डेल एस यूनिवर्स की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है और 0 आ रही है। पॉजिटिव का मतलब ऑब्वियसली 0 से ज्यादा, नेगेटिव का मतलब 0 से कम, और तीसरा ऑप्शन तो खुद 0 है। तो अगर डेल एस यूनिवर्स की जो वैल्यू है, मतलब डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग पॉजिटिव आ रही है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आ रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और 0 आ रही है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये एक क्राइटेरिया है आपके किसका, स्पॉन्टेनिटी चेक करने का। इसके अलावा अदर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, अदर क्राइटेरिया क्या दे रखे, यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है सॉरी, स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन यहां लिखी हुई है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां लिखी हुई है। अब देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन याद करना ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि सब में इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि एक में ग्रेटर देन 0 है, बाकी 4 में लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ओवरऑल क्राइटेरिया कितने दे रखे हैं स्पॉन्टेनिटी के, 5। कितने दे रखे हैं, 5। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है डेल एस ग्रेटर देन कितना, 0, मतलब 0 से ज्यादा होना चाहिए डेल एस, तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। फिर दे रखा है डेल ई लेस देन 0, डेल एच लेस देन 0, डेल ए लेस देन 0, डेल जी लेस देन 0। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे क्राइटेरिया, इनका क्या सेंस है, एक क्राइटेरिया सफिशिएंट नहीं है क्या।
देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि ये वाला जो क्राइटेरिया है, अब यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज को मेजर करना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, तो ये हम इसको मेजर इतना आसानी से नहीं कर पाते। तो उस केस में हम अदर क्राइटेरिया काम में लेते हैं स्पॉन्टिनिटी चेक करने के। अब ये बहुत सारे जो क्राइटेरिया हैं वो डिपेंड करते हैं कंडीशन पे। क्या कंडीशन, क्या यहाँ पर आप देखेंगे ब्रैकेट के नीचे की साइड कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, E, V। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एंट्रोपी चेंज चेक कर रहे हो, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपके कौन सा क्राइटेरिया जो है वो एंट्रोपी के लिए फिट बैठेगा, सॉरी स्पॉन्टिनिटी के लिए फिट बैठेगा, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर कि क्या कांस्टेंट दे रखा है। अगर इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको एंट्रोपी चेक करनी है कि एंट्रोपी में चेंज क्या है। अगर एंट्रोपी में चेंज 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर क्राइटेरिया दे रखा है कांस्टेंट एंट्रोपी और कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वहां पर क्राइटेरिया होगा इंटरनल एनर्जी का। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव, मतलब 0 से क्या होना चाहिए, कम, तब जाके वो स्पॉन्टेनियस होगा या रिवर्सिबल होगा। उसके बाद क्या दे रखा है, एंथैल्पी। अब एंथैल्पी जो है वो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया कब होगा, जब एंट्रोपी और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और एंट्रोपी चेंज क्या आ रहा है, 0 से कम। इसके बाद आपके हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है वो क्या है, आपके क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब 0 से कम। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एंट्रोपी के सेंस में पूछते हैं, ये वाला फॉर्म आप कह लो चाहो तो, और दूसरा जी के फॉर्म में पूछते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया नॉलेज के लिए, ठीक है। अब डेल जी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रोसेस करवाना ज्यादा कंपेरेटिवली आसान होता है, ठीक है। डेल जी, अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, और आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, मतलब आसान है। तो डेल जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी का जो क्राइटेरिया है वो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है, अच्छा क्राइटेरिया है। डेल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। लेकिन ये कब क्राइटेरिया है, जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है। तो बेसिकली जो डेल जी है वो आपके क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी होता है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। डेल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। हालांकि ये इतने जो कंडीशन है वो एग्जाम में नहीं पूछती आरपीएससी, जहां तक मुझे ध्यान है इतने सारे क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं पूछा है, मतलब अदर के सेंस में, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी के सेंस में तो कई बार पूछ रखा है। लेकिन नेट और गेट में क्या करते हैं, वो कंडीशन दे देते हैं कि भाई आपके टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, बाकी आपकी इच्छा है, आपको याद करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपने ग्रेटर देन इक्वल टू करा है, वो लेस देन और ग्रेटर देन करा है, उन सबको इक्वल टू कर दो 0 के, वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन और रिवर्सिबल की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैक्सवेल रिलेशन बताए थे, और मैंने क्या कहा था कि मैक्सवेल रिलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो कोई नुकसान नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज जब हम पढ़ते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहती है। अब वो कैसे हेल्पफुल है, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। देखिए अभी जो मैंने आपको 4 मैक्सवेल रिलेशन बताए थे, उसमें लास्ट वाला जो था प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ गया एच डी टी, प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस वीडीपी, ये आपकी जो लास्ट वाली मैक्सवेल रिलेशन था वो ये आ गया। अब जब आप क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी देखेंगे तो हमने क्या कहा, G इज द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। अब ये कैसे याद करें कि भाई किसके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो गिब्स फ्री एनर्जी जब आप चेक करेंगे तो आपने क्या देखा, डी जी इक्वल टू माइनस एच डी टी प्लस वीटीपी। अब आप चेक करो कि डी के फॉर्म में क्या आ रहा है, टी और पी, तो ये प्रेशर और टेम्परेचर आ गया। बाकी भी आप चेक कर सकते हो, बाकी जो मैंने आपको बता रखी है, ये वाली मैंने आपको हेल्महोल्ट्ज बता रखी है, सॉरी मैक्सवेल रिलेशन बता रखा है, ये वाला बता रखा है, ये वाला बता रखा है। आप चेक करो कि ये जो आ रहा है ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो ये आपके क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके जी है और ये वाला है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। फिजिबिलिटी भी कह देते हैं, स्पॉन्टेनिटी का मतलब रिएक्शन अपने आप होगी, फिजिबिलिटी का मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लगभग लगभग एक ही मीनिंग है। कंडीशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए स्पॉन्टेनियस की कंडीशन की हमने बात करी कि डेल जी जो है क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का, और हमने देखा कि जो डेल जी की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ
कि स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या है, डेल जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब स्पेशली वो नहीं भी लिखे कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूज टू में हम यही क्राइटेरिया काम में लेते हैं। अब डेल जी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है वो क्या है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के बेस पे हमको स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करनी है कि भाई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, मेन कंडीशन क्या है कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी नेगेटिव आना चाहिए। अगर डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और डेल जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, बेसिकली बात करें तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी नेगेटिव, और डेल जी जीरो आ गया मतलब इक्विलिब्रियम, और पॉजिटिव आ गया मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगर मैं कहूं कि कंडीशन ऐसी हो कि ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, किस सेंस में बात करना है हमको, डेल एच और डेल एस के सेंस में। अब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि आप डेल एच का साइन ऐसा लें और डेल एस का साइन ऐसा लें कि हमेशा डेल जी की वैल्यू नेगेटिव हो। अब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस मतलब डेल जी हमेशा क्या हो, नेगेटिव हो। तो वो कब आ सकता है, वो कब आ सकता है जब डेल एच क्या हो, नेगेटिव हो, डेल एच की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, मतलब एंथैल्पी चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। साथ के साथ अब अगर आपको ये ओवरऑल टर्म नेगेटिव करनी है तो ये नेगेटिव तो वैसे ही है, इस टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा। तो डेल एस जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस हो तो वहां पर डेल एच नेगेटिव होना चाहिए और डेल एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर आप चाह रहे हैं रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस हो, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, वो कब आ सकती है, जब डेल एच पॉजिटिव हो और डेल एस की वैल्यू जो है वो अगर मान लीजिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो डेल एस क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये तो कंडीशन होगी ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज स्पॉन्टेनियस और ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस की। अब अगर मैं सिंपल कहूं स्पॉन्टेनियस की कंडीशन, तो उस केस में क्या है कि अगर मान लीजिए डेल एच पॉजिटिव है और डेल एस भी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर दोनों साइन अपोजिट है, ध्यान से सुनना, अगर दोनों साइन अपोजिट हैं, जैसे डेल एच और डेल एस का एक प्लस है एक माइनस है, यहां पर ये माइनस ये प्लस, यहां पर ये प्लस ये माइनस, तो अगर दोनों साइन अपोजिट हैं तो या तो रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस आएगी या ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस आएगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस तो रहे लेकिन ऑलवेज की कंडीशन हट जाए, तो वहां पर साइन सेम रहते हैं, डेल एच पॉजिटिव डेल एस पॉजिटिव, या फिर डेल एच नेगेटिव और डेल एस नेगेटिव। अब यहां पर कंडीशन क्या है सॉरी, अब यहां पर कंडीशन क्या है कि मुझे चाहिए डेल जी नेगेटिव, तो डेल जी क्या है, डेल एच माइनस टी डेल एस। अब डेल एच क्या है, पॉजिटिव, तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये वाली टर्म तो पॉजिटिव रहेगी क्योंकि डेल एच पॉजिटिव है, और डेल एस पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो मुझे क्या चाहिए, ओवरऑल डेल जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब टी डेल एस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, डेल एच से, डेल एच से ग्रेटर देन होना चाहिए टी डेल एस। ये कंडीशन है किसकी, स्पॉन्टेनिटी की इस केस में। क्यों, क्योंकि अगर आपके डेल एच लेस है तो पॉजिटिव वाली टर्म लेस है और ओवरऑल नेगेटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। अगर दोनों के साइन नेगेटिव है तो उस केस में आपको नेगेटिव ओवरऑल चाहिए, तो डेल एच नेगेटिव है और टी डेल एस क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो उस केस में डेल एच क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए टी डेल एस। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपके दोनों के साइन सेम हैं तब आपको कंडीशन पे डिपेंड करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए आपको क्या करना है कि टी डेल एच ज्यादा होना चाहिए किससे, डेल एच से, और इस केस में क्या होना चाहिए, डेल एच ज्यादा होना चाहिए टी डेल एच से। अगर इसका आपने अपोजिट कर दिया तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि डेल एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डेल एच पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर डेल एच नेगेटिव की बात करूं तो वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो या ऐसे भी याद कर सकते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो
उसके लिए टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टी डेल एस ज्यादा हो जाएगा, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए टेम्परेचर की वैल्यू कम होनी चाहिए। टी डेल एस कम होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये मैंने कंडीशन किसकी लिखी है, स्पॉन्टेनियस की। अगर मैं नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन लिखूं, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगी। नॉन स्पॉन्टेनियस जब आप लिखेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स। कैसे, डेल एच पॉजिटिव और डेल एस पॉजिटिव। अब यहां पर अगर आपने कह दिया जस्ट रिवर्स कि डेल एच लेस देन है किससे, टी डेल एस से, तो ये किसकी कंडीशन हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि डेल एच पॉजिटिव है और टी डेल एस भी पॉजिटिव है। तो अब यहां पर डेल एच पॉजिटिव, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया, ये होगा। तो डेल एच पॉजिटिव है और टी डेल एस भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो टी डेल एस है वो नेगेटिव होगा। अब आपने डेल एच को ज्यादा बता दिया पॉजिटिव वाली टर्म को, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ऐसे ही आपके डेल एच नेगेटिव है और डेल एस भी नेगेटिव है। अब आपको क्या करना था, नेगेटिव वाली टर्म को बड़ा रखना था, जो कि आपने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन। तो नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन जस्ट अपोजिट चलती है। हालांकि ये आपके कोई खास काम आएगी नहीं। एग्जाम में वो जो पूछेगा दो तरीके से पूछेगा, या तो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन पूछेगा, जो कि आपको ध्यान रखनी है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या है, और नॉर्मल कंडीशन में स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या है, या ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा जब न्यूमेरिकल आता है वो आता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो सिंपल सी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है क्या, डेल जी जीरो होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल जी नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो डेल जी पॉजिटिव होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है डेल जी जीरो। अब जैसे आपने डेल जी जीरो करा, एक ही कंडीशन सामने आ रही है, वो क्या आ रही है, डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस, ये आ रही है सामने। और जब आप साइन देखेंगे तो दोनों का साइन सेम आ रहा है, प्लस माइनस नहीं है। प्लस माइनस का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, ऐसा कुछ नहीं, दोनों का साइन सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आ सकती है, जब दोनों के साइन सेम हो। क्यों, क्योंकि अगर दोनों के साइन अपोजिट है, जैसे ये और ये, तो या तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस की कंडीशन आएगी या ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन आएगी। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो दोनों के साइन क्या होने चाहिए, डेल एच डेल एस के जो साइन है वो सेम होने चाहिए। सेम का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब इसको मैं थोड़ा सा वापस से रिवाइंड करता हूं। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, या फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे, क्या पढ़ाया था, फ्यूजन वाला, इस टाइप से। वहां पर आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, डेल एस इक्वल्स टू डेल एच बाय टी। तो ये सेम ही तो कंडीशन आ गई। देखो इसको अगर मैं करूं तो डेल एस क्या लिख सकता हूं, डेल एच अपॉन टी। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। आपके अब न्यूमेरिकल जब आता है तो इस पे क्वेश्चन आता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो दे देता है, फिर आपको वो तीन में से क्या करेगा, दो चीज देगा, तीसरी पूछ लेगा। ध्यान ये रखना है कि टेम्परेचर आपको हमेशा किस में रखना है, केल्विन में रखना है। अब यहां पर आपके एक रोल किसका है, टेम्परेचर का। जैसे मैंने आपको यहां बता दिया कि अगर आपके रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो वहां पर आपको स्पॉन्टिनिटी के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, ऊष्मा शोषी। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ रखे हैं। न्यूमेरिकली बेसिकली जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी इस कंडीशन पे पूछ लेता है तो हमको लगता है कि ये क्या पूछ लिया, इस पे भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस पे से मान लीजिए आता ही आता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे 10 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में से बनाने हैं तो एक क्वेश्चन में इसमें से बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।